बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज जेप्टो के $250 मिलियन की सेकेंडरी शेयर्स की सेल के बारे में है, जिसमें कि जेप्टो इस वक्त अपने कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और एम्प्लॉयज को अपने शेयर बेचने का मौका दे रहा है, जिसमें कि कंपनी की वैल्यूएशन $5 बिलियन की होने वाली है, जो कि उनके पिछले फंडिंग राउंड में रही थी। और इस डील से कंपनी का फोकस है कि इंडियन इन्वेस्टर्स का ओनरशिप 33% से बढ़ाकर 50% तक ले जाया जा सके आईपीओ से पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि जेप्टो 2025 के एंड तक या फिर 2026 की शुरुआत में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। तो उसी चीज के लिए जेप्टो इस वक्त $250 मिलियन की सेकेंडरी शेयर की सेल को ऑफर कर रहा है। और इस डील में ऑलरेडी दो बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल एंड एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने इस डील में काफी इंटरेस्ट दिखाया है और बातचीत अभी इस डील को एक्वायर करने के लिए चल रही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ग्रो की $6.8 बिलियन की फ्यूचर वैल्यूएशन के बारे में है, जिसमें कि ग्रो रिसेंटली $250 मिलियन का नया फंडिंग राउंड रेज करने वाला है, जिसमें सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड GIC लीड करेगा। और जिसके बाद पूरे चांसेस है कि ग्रो की वैल्यूएशन $6.8 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि 2021 के $3.1 बिलियन के लगभग 2 गुना है। और वैसे एक छोटी इन्फॉर्मेशन की कंपनी ऑलरेडी $1 बिलियन के आईपीओ की तैयारी भी कर रही है, और इस चीज के लिए ग्रो ने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ भी आईपीओ के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। और जिसमें ग्रो की डोमिसाइल 2024 में ही यूएस से इंडिया शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि अब जल्द ही आपको ग्रो का भी आईपीओ देखने को मिलेगा मार्केट में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि भारत पे की प्रोग्रेस के बारे में है, जिसमें कि भारत पे फाइनली एबिटा पॉजिटिव हो चुका है। FY25 के पहले 9 महीनों में भारत पे ने एबिटा पॉजिटिव होने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है फाइनली, जिसमें कि उन्होंने लॉसेस भी 148.8 करोड़ से घटाए हैं, जो कि FY24 यानी कि लास्ट ईयर में 492 करोड़ थे। इसी के साथ कंपनी में रेवेन्यू की भी तेजी देखने को मिली है, जो कि रेवेन्यू इस साल 1787.8 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो कि FY24 यानी कि पिछले साल 1534.4 करोड़ थे। कंपनी ने काफी हद तक अपनी हालत को इम्प्रूव कर लिया है। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और लॉसेज में भी उन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से घटाया है। लेकिन अभी कंपनी यहाँ पर भी नहीं रुक रही है, कंपनी और भी प्रोग्रेस कर रही है, जिसमें कि फिलहाल कंपनी ने अपनी NBFC सब्सिडी ट्रिलियन लोन्स में 62.26% का जो स्टेक है उसको बढ़ाकर 100% तक ले जाने का भी प्लान है अगले 3 सालों में। इसी के साथ कंपनी के मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस में भी AUM 1154.5 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल FY24 में 869.5 करोड़। जिसको AUM का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कंपनी कितने असेट्स को इस वक्त मैनेज कर रहा है। और असेट्स को आप ऐसे भी ले सकते हो कि कितने प्रोजेक्ट कंपनी इस वक्त मैनेज कर रही है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा किसी कंपनी के लिए। और अगर किसी को एबिटा मतलब नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट में एक बार कमेंट डाल देना। इसी के साथ इसी न्यूज में एक और इन्फॉर्मेशन की एक इंटरव्यू के दौरान CEO नैलन नेगी ने भी अनाउंस कर दिया है कि उनका भी फोकस आईपीओ पे ही है, यानी कि वो भी अब जल्दी से अपना आईपीओ लेकर आना चाहते हैं मार्केट में। तो बहुत सारी कंपनियों के बैक टू बैक आईपीओ आने वाले हैं, आप अपनी जेब के साथ तैयार रहिए। वैसे अगर भारत पे का आईपीओ आता है तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, जो कि पेटीएम के ब्रेकअप के बारे में है जस्ट पे के साथ। बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रेकअप के बारे में है, क्योंकि उन्होंने फाइनली अपना रिश्ता तोड़ दिया है जस्ट पे के साथ। तो 1 अप्रैल 2025 से पेटीएम सिर्फ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करने वाला है अपने बिजनेस में, और जस्ट पे जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स को यूज करना बंद करने वाला है। और इस चीज के लिए पेटीएम ने ऑलरेडी अपने मर्चेंट्स को नोटिफाई कर दिया है कि अप्रैल तक की ट्रांजैक्शन का हिसाब कर ले, नहीं तो सर्वर में डिस्ट्रप्शन हो सकता है और फिर बहुत सारी चीजों में देरी हो सकती है। अब अगर किसी को जस्ट पे के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि प्रोवाइड करती है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला। वैसे तो इसमें पेटीएम का नाम भी आना था, लेकिन अभी के लिए वो हट चुका है परमानेंटली। वैसे तो जस्ट पे के साथ और भी बातें जुड़ी हुई है कि बहुत सारी कंपनियां जैसे कि पेटीएम, रोजर पे, फोन पे शिफ्ट कर रही है अपने बिजनेस को और डायरेक्ट प्रोसेसिंग पर फोकस कर रही है अपने बिजनेस में, और अवॉइड कर रही है जस्ट पे जैसे बिजनेसेस को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, जो कि ब्रिटानिया के गुजरात प्लांट में बहुत बड़ी स्ट्राइक के बारे में है, और जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेशन इस वक्त काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और ये स्ट्राइक हुई है गुजरात के जहांगीरिया प्लांट में, जहां पर की वर्कर्स इस वक्त काफी ज्यादा नाखुश है कंपनी से। और इस स्ट्राइक के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं ये आपको और मेरे को अच्छे से पता है। अब ये कोई बहुत ही नई न्यूज नहीं है, बहुत कॉमन न्यूज है एक तरीके से, क्योंकि हाल ही में अगर आप नोट करें तो Amazon और सैमसंग में भी स्ट्राइक देखने को मिली थी, और उसमें भी सेम वही रीजन की एम्प्लॉयज को
वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और सेम चीज यहाँ पर भी है, लोग एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा परेशान है अपनी वर्किंग कंडीशन से और कंपनियां बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स को। वैसे तो ये इंडिया में ही कॉमन नहीं है, ये हर जगह आप किसी भी कंट्री में चले जाओ वहां पे देखने को मिलेगा ही। जहाँ बेसिकली बहुत बड़ी कंपनियां हैं वहां तो आपको देखने को मिलेगा ही। यूएस में भी बहुत सारी खबरें आती है कि वहां पर भी इस कंपनी में स्ट्राइक है या फिर उस कंपनी में स्ट्राइक है। हाल ही में वहां पे अमेजन के वेयर हाउसेज में स्ट्राइक हुई थी। तो हर जगह सेम ही हाल है और अगर इस हाल को इम्प्रूव करना है तो इसमें गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ेगा और उसको काफी ज्यादा चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्किंग कंडीशन पर, पे आउट्स पर जो भी लॉज है इस वक्त वो स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे देश में। तो बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इन चीजों को अगर इम्प्रूव करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अब इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि रियल हालत क्या है एक वर्कर की। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ओला इलेक्ट्रिक के ड्यू सेटलमेंट के बारे में है अपनी सब्सिडरी के साथ, जिसका नाम है रोशमिरता ग्रुप। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सब्सिडरी रोशमिरता ग्रुप के साथ फाइनली ड्यूज को सेटल कर लिया है और इस सेटलमेंट के बाद रोशमिरता ने अपनी इंसॉल्वेंसी पिटीशन को भी, जो उन्होंने एनसीएलटी को सबमिट की थी, उसको भी वापस ले लिया है। तो जो न्यूज को पहले से फॉलो करता आ रहा है उनको हमने बताया था कि कैसे इनकी सब्सिडी ने इन पर केस डाला था कि इन्होंने पेमेंट्स में डिफॉल्ट किया। तो अब उसी डिफॉल्ट को इन्होंने फाइनली सेटल कर लिया है और ओला इलेक्ट्रिक की जान फाइनली छोड़ दी है। पर एग्जैक्ट अमाउंट को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने में इसको सेटल किया है। पर इनकी रिसीट जो थी, जो इन्होंने सबमिट की थी, वो कुछ 27 करोड़ के आसपास थी, जो कि ओला इलेक्ट्रिक को इनको देने थे, जो कि इन्होंने डिफॉल्ट भी किया था। तो लगभग इसी के आसपास कुछ ये अमाउंट रहा होगा, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। पर जो डिस्क्लोज किया गया है तो वो ओला का सिर्फ मिसमैच है, जो कि हर जगह से उनके पीछे पड़े हुए हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि वोडाफोन आइडिया के 2021 के स्पेक्ट्रम सरेंडर के बारे में है और जिससे वो लोग 6091 करोड़ का बैंक बर्डन अपने आप से कम करने वाले हैं। तो रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से प्री 2021 ऑक्शन का कुछ स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की परमिशन मांगी है, ताकि वो लोग अपना 6091 करोड़ का बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट को कम कर 2900 यानी कि 2900 करोड़ पर ला सके। अब इसी चीज पर कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को इस वक्त फेस कर रही है और इसी चीज की वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नीरज मित्तल जी को एक लेटर में इन्फॉर्म करते हुए लिखा कि वो लोग इस वक्त 6091 करोड़ का बैंक गारंटी या फिर 5493 करोड़ का कैश नहीं दे सकते, जो 2015 के स्पेक्ट्रम परचेज की शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए इस वक्त चाहिए। और ये लेटर उन्होंने डीओटी को 10 मार्च को लिखा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने 2016 के ऑक्शन में 9900 करोड़ का और 2012 से 2024 के ऑक्शन में 8800 करोड़ का एक्स्ट्रा पे किया था, वो इस केस में अभी अमाउंट एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा कंपनी ने डीओटी को ये भी उस लेटर में लिखा है कि उन्होंने रेगुलेटरी मैटर्स के लिए 5800 की बैंक गारंटी और 2450 करोड़ का कैश डिपॉजिट दिया था, जो कि टोटल इन सबको मिला के बनता है 26,950 करोड़, जो कि डीओटी के पास इस वक्त वोडाफोन आइडिया के हैं। और इसी चीज का वो लोग एडजस्टमेंट मांग रहे हैं इस केस में। तो इन शॉर्ट बहुत ज्यादा टाइट हाथ है वोडाफोन आइडिया का इस वक्त। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि एसबीआई के $1 बिलियन के बहुत बड़े लोन के बारे में है, जो कि उन्होंने लेकर अभी तक का सबसे बड़ा 2025 का सबसे बड़ा डॉलर डिनोमिनेटेड लोन बना दिया है। अब अगर किसी को डॉलर डिनोमिनेटेड लोन का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, जब कोई कंपनी या बैंक यूएस डॉलर्स में लोन लेती है तो उसे डॉलर डिनोमिनेटेड लोन कहा जाता है। और इसका ये भी मतलब होता है कि इनको जो रीपेमेंट करनी होती है वो भी डॉलर्स में ही करनी होती है। और यहाँ पर जो एसबीआई ने $1 बिलियन का लोन रेज किया है, इसमें मल्टीपल इंटरनेशनल बैंक्स ने इन्वॉल्व होकर पैसा दिया है। पर अब सवाल ये है कि एसबीआई ने ये लोन को रेज क्यों किया है, तो उसके पीछे कारण है हमारा फॉरेन करेंसी लोन मार्केट इस वक्त काफी ज्यादा डाउन है। 2025 में इंडियन इश्यूअर्स के फॉरेन करेंसी लोन में 30% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो कि सिर्फ इस वक्त $3.2 बिलियन तक रह गई है और ये पिछले 4 सालों का सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। और इसी मार्केट को रिवाइव करने के लिए और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस लोन को रेज किया गया है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को इम्प्रूव करा जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इंडसइंड बैंक के बारे में है और जिस पर फाइनली उनके एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए डेट दे दी है, जो कि है 28 मार्च की। यानी 28 मार्च को फाइनल रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देगी कंपनी को और सभी इन्वेस्टर्स के सामने बैंक का पूरा खाता सामने आ जाएगा। और एक्सटर्नल रिपोर्ट में भी ये संभावना है कि उसमें भी वही सेम चीजें मिल सकती है जो इंटरनल ऑडिट के दौरान बैंक को मिली थी।
और जिसके लिए आरबीआई ने आने वाले क्वार्टर्स के लिए उन्हें वार्निंग दी है कि सही से काम करना, और इस गलती के लिए बहुत ज्यादा फटकार भी लगाई है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इकोनॉमी की न्यूज के बारे में। सो आज की फर्स्ट इकोनॉमिक न्यूज बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल से हमारे फार्मा सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब क्यों? तो उसके पीछे कारण है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कि उन्होंने नए रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू कर सकते हैं, जो कि वहां की जेनरिक ड्रग्स की कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। और इंडिया कितने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है जेनरिक ड्रग्स को, ये आप सभी को पता ही होगा। तो इसी पर अमेरिका के फार्मा और हेल्थ केयर ग्रुप ने जेनरिक ड्रग्स पर एग्जम्पशन मांगी है ट्रम्प गवर्नमेंट से, ताकि दवाइयों की कीमत वहां ज्यादा ना बढ़े और सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये अगर डिस्टर्ब हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमें भी और वहां के नॉर्मल लोगों को भी। क्योंकि इंडिया का यूएस को फार्मा एक्सपोर्ट्स $8.73 बिलियन का है, जो कि यूएस के मार्केट का 31% शेयर को कवर करता है। और अगर उसमें भी जेनरिक ड्रग्स को देखा जाए तो यूएस में 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक ड्रग्स के लिए होते हैं, जिसमें कि 40% हमारे देश की इंडियन कंपनी सप्लाई करती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है हमें भी। और इन्हीं टैरिफ की वजह से इंडियन फर्म्स को अपने मार्जिन का नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 10% से ज्यादा अगर ये ड्यूटी लग जाती है उन पर तो काफी ज्यादा नुकसान का सौदा बन सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के 2024 के हाइलाइट्स के बारे में है, बजट हाइलाइट्स के बारे में, जहां पर FY 26 में टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का एस्टिमेशन रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि 13,703 करोड़ तक बढ़ने की भी संभावना है वहां पर। इसी के साथ साथ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखें तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर FY 25 में 14,800 करोड़ से दुगना होकर 28,115 करोड़ तक हो गया है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31.4% से बढ़कर 71,884.5 करोड़ तक पहुंच गया है। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो वहां पर भी सबसे ज्यादा स्पेंड किया गया है, जो कि 19.3% का शेयर उन्हें दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 19,291 करोड़ का बजट एलोकेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया गया है। और अगर हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करी जाए तो वहां पर भी 12,893 करोड़ का बजट एलोकेट, ट्रांसपोर्ट में 12,952 करोड़ का 2,000 एलोकेट किया गया है आयुष्मान भारत योजना में, जहां पर कि हर परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलने वाला है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करी जाए तो वहां पर भी 10,694 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। अगर वाटर और सैनिटेशन की बात अगर करी जाए तो वहां पर भी 9,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में है, और जहां पर कि आपको अब डरना चाहिए अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो। अब वो काम क्या है? तो वो ये काम है कि अगर आप कोई डिजिटल असेट्स परचेज करते हो या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो गवर्नमेंट से छुप छुपाकर, तो आपको इनकम टैक्स के इस नए प्रोविजन से डरना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है एक लीगल प्रोविजन, जिससे कि आपके डिजिटल असेट्स को ट्रैक किया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत। यानी कि अब आपकी हर एक एक्टिविटी सरकार की नजरों में होने वाली है। अब इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शक्ति बढ़ाने के लिए नया कानूनी प्रोविजन जोड़ा जाएगा, जिसमें कि इनक्रिप्टेड मैसेज और व्हाट्सएप चैट भी ट्रैक हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट को रिसेंटली पास कुछ टाइम में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहां पर कुछ केसेस में उनको 250 करोड़ और 200 करोड़ के अनडिक्लेयर्ड इनकम का पता चला है कुछ लोगों के केस में। इसके अलावा इसमें एक और नई चीज आ रही है कि गूगल मैप और इंस्टाग्राम जैसे टूल से लोकेशन और ओनरशिप ट्रेस की जा सकती है अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी की जांच करनी हो तो गवर्नमेंट को। तो अब से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में गिरावट के बारे में है, एक कंट्री की वजह से जिसका नाम है वेनेजुला, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो हमको ऑयल एक्सपोर्ट किया करती थी। तो उनके एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और उसके पीछे 2 कारण हैं। वैसे तो बहुत टाइम से उनका जो एक्सपोर्ट है वो गिरता चला आ रहा है हमारे देश में, तो लेकिन उसके अलावा भी रिसेंटली 2 चीजों ने उनके एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा हार्म किया है, जो कि है कोविड और यूएस सैंक्शन इस वक्त, जिसमें कि 2013 में उनका ऑयल एक्सपोर्ट हमको 10.3% से गिरकर 2019 में 5.6% हुआ, देन 2020 में 3.6% हो गया, एंड अभी भी बीच में कुछ एक स्पाइक आने के बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है 2019-20 के आसपास। क्यों? उनका जो एक्सपोर्ट है वो हमें कम हुआ, उसके पीछे कारण था कोविड, जो कि आप लोगों को पता ही है। लेकिन इस वक्त बढ़ने के बाद फिर से गिरावट देखने को मिल रही है यूएस सैंक्शन की वजह से, यानी कि ट्रम्प गवर्नमेंट की वजह से, जहां पर वो उनको साफ साफ धमकी दे रहे कि 25% का टैरिफ लगाने वाला हूं मैं आप लोगों पर। और अगर पिछले साल की बात अगर करी जाए तो वेनेजुला 2024 में इंडिया का 10th लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर बना रहा, जिसमें कि $1.8 बिलियन का उन्होंने हमको एक्सपोर्ट किया था। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने उनको 25% का थ्रेट दिया है कि टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो कि उनकी ट्रेड को काफी ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है। पहले से ही उनकी मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती आई है। किसी टाइम ये कंट्री हमारे लिए 4th लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर बनी रही है, जिसकी पोजीशन अब हम मार्केट में वीक होते हुए देख भी रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि चाइना के वीक और चीप मिलिट्री वेपन्स के बारे में है, जिसमें कि दुनिया भर में उनके इंपोर्ट्स घट रहे हैं।
तो 2020 से 2024 में चाइना के आम इंपोर्ट्स में 64% की गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल शेयर भी सिर्फ 1.8% रह गया है और इसका एक सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन वॉर भी बताया जा रहा है, क्योंकि रशिया जो था वो पहले चाइना का सबसे बड़ा सप्लायर था और अब 53% एक्सपोर्ट्स कम हो गए। यूक्रेन का भी 72% से गिरावट हो चुकी है, जो कि चाइना के सप्लाई चेन को तोड़ रहा है। और इसमें सभी देशों को उनसे एक ही शिकायत है कि उनके जो वेपन की क्वालिटी है और रिलायबिलिटी है उन पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और उनको चीप भी बताया जा रहा है। एक तरीके से हर कंट्री बोल रही है। और ये तो उनके वेपन्स के केस में ही नहीं, मुझे लगता है कि ये उनके सारी चीजों के केस में ही मेरे को दिखता है कि उनकी कंट्री में तो सही से काम करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में इतना बड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना से इंडिया में, जो इम्पोर्ट हम करते हैं उसमें भी हमें क्वालिटी इशू देखने को मिलते ही है। तो वही चीज उनके वेपन्स के केस में भी देश भर में, दुनिया भर में वाहवाही हो रही है नेगेटिव सेंस में। इसी के साथ अगर हम उनके एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो 2015 से लेकर 2019 तक के बीच में 6.2% की गिरावट देखने को मिली है उनके एक्सपोर्ट्स में। अगर 2020 से 2024 में भी देखें तो 5.9% पर इस वक्त वो लोग आ चुके हैं। इसके अलावा वॉर सेक्टर में अगर हम बात करें तो वहां पर भी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा उनको कम हो चुके हैं। टैंक्स और फायर सपोर्ट्स के व्हीकल में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उनमें फिर भी कंपैरेटिवली अदर चीजों के थोड़ा बेटर पोजीशन अभी भी बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी कम हो सकती है। अगर चाइनीज की आम कंपनियों के बारे में बात करी जाए जो कि ये चीजों को बनाती है, तो उन्होंने 2023 में $1.3 बिलियन का रेवेन्यू किया था, पर जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.7% तक थी, जो कि 2019 के बाद सबसे ज्यादा कम है। इसी के साथ आज की न्यूज सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।